अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें कहा हुआ है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहली बात तो ये कि एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहा है या हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उन इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, इससे पहले आप इजी अगर देखें थोड़ा सा, तो मिसाल के तौर पर 2x + 3 = 5, इस तरह के इक्वेशंस पिछली क्लासेस में हम सॉल्व कर चुके हैं और हमें पता है कि ऐसी इक्वेशंस में वेरिएबल वाली टर्म ये होती है जिसमें x, y, z, a, b, c या कोई भी इस तरह का अल्फ़ाबेट आ रहा होता है। अब इस x की देखें, यहाँ पे पावर कोई भी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब यह है कि इसकी पावर 1 है। लेकिन चूंकि 1 अंडरस्टूड होता है कि मौजूद होता है, इसीलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, 3 को उधर लेकर जाया जा सकता है और किसी ना किसी तरीके से सिंपल स्टेप्स हैं, x की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है। अब याद यहाँ पे रखने वाली चीज़ ये है कि अगर ऐसी लीनियर इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हों, जैसे मिसाल के तौर पर ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अगर तो कोई लीनियर इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हों, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस नीचे वाली इक्वेशन को छोड़ दें, खाली ऊपर वाली इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू निकालें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। लीनियर इक्वेशन के अलावा भी एक इक्वेशन होती है, जनरल से एक चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है। मिसाल के तौर पर इसी में अगर मैं x की पावर 2 कह दूं, तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। बहरहाल ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न लीनियर इक्वेशन सिर्फ जिसमें पावर 1 होती है वो है। और इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में हमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो x और y हैं इन इक्वेशंस के अंदर। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करके इनके x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। एक ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे जहन में रखने वाली है वो ये कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हम लोग पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। क्लास 8 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं इनको सॉल्व करने के। देखिए, आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करें, तो मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो भी हमने यहाँ पे करना है, और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। एक चीज़ जहन में रख लें, अगर आपको पेपर में कहा जाता है जस्ट ये कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिस मेथड को आसान समझते हैं वो फॉलो कर लें, उस मेथड से क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर लें। अगर वो ठीक है तो आंसर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेथड स्पेसिफाई कर दिया गया है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, तो अगर आपने उसको इन्वर्स मेथड की जगह क्रैमर रूल से कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड वही मेथड है जो कि आपको वहाँ पे कहा गया है। अगर इन्वर्स मेथड कहा गया है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहा गया है तो यही मेथड आपने अडॉप्ट करना है। अगर आपसे क्रैमर रूल में कहा गया है तो क्रैमर्स रूल के ज़रिए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर कोई मेथड नहीं स्पेसिफाई किया गया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस कहा गया, तो फिर आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो सा मेथड आपको आसान लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज़ और भी देखने वाली है, वो ये कि अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसमें ये इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे देखें, आप इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे आ रहे हैं, और वेरिएबल्स में भी x वाले वेरिएबल्स पहले और y वाले बाद में आ रहे हैं। इन इक्वेशंस में एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो हो रही है। अगर आपको यही इक्वेशन किसी दूसरी फॉर्म में दी हो, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन आपको ऐसे दे दी पेपर में, 2x - 4 = 2y, और आपसे कहा गया है इसके अलावा ये वाली इक्वेशन भी इसी तरह से अगर चेंज करके दे दी, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का तरीका क्या है?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पर रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पर रखते हैं। इस इक्वेशन में देखें वेरिएबल x वाली टर्म लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है, इससे नहीं छेड़ना। y वाली टर्म इक्वेशन के राइट साइड पे मौजूद है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और जो कांस्टेंट है इसको उठा के इक्वेशन की राइट साइड पे रखते हैं। तो ये इक्वेशन जब चेंज होगी तो ये बन जाएगी 2x, ये 2y इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -2y हो जाएगा इक्वल्स टू -4 उधर जाके 4 हो जाएगा। देखें इक्वेशन अगेन वैसी ही बन गई जैसे ये थी। ये बताने का मकसद ये है कि पेपर में अगर क्वेश्चन में इक्वेशन इस तरह से थोड़ी सी चेंज होके आ जाए तो थोड़ा सा अपना माइंड लड़ाना है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, जस्ट ये कि बाज़ का पेपर में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं और उसमें आपने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बगैर अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से इस वाली फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लें। सबसे पहला काम तो ये कि ये आपके पास जो दो इक्वेशंस मौजूद हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। इसके बाद आपने इन इक्वेशंस से कुछ मैट्रिसेस बनाने हैं। इनमें जो सबसे पहला मैट्रिक्स बनता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल से पहले आने वाले नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है, इधर x का कोफिशिएंट 3 और इधर y का कोफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले तो एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया जाता है जिसमें इन सारों के कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, 2, -2, 3 और 2। ये दोनों इक्वेशंस के मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनता है वो होता है जिसमें दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। जो पहले वेरिएबल आ रहा है वो x है, उसको ऊपर पहले लिख दिया, और जो सेकंड में आ रहा टाइम में वेरिएबल वो y है जो बाद में आ रहा है उसको नीचे लिख दिया। ये हमारा दूसरा वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स बन गया। और जो राइट साइड पे 4 और 6 लिखे हुए हैं इनको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स की फॉर्म दे देनी है और ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसके लिए हम इन मैट्रिसेस को कुछ नाम दे देते हैं। इनमें जो पहला मैट्रिक्स है इसको A कह देते हैं, जो दूसरा मैट्रिक्स है ये इस A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको X कह देते हैं, इस इक्वल टू जो तीसरा मैट्रिक्स है इसको B कह देते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो A और B की तो वैल्यूज हमें पता है, X मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और X के साथ A चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवीजन के बजाय अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जो आमतौर पर मैट्रिसेस के अलावा जो आम इक्वेशंस होती हैं उनमें भी जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ को अगर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, या एक तरफ डिवाइड हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी ये x जो मौजूद है ये यहीं पे रहेगा और a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दूसरी तरफ चला जाएगा और a इन्वर्स इंटू b। अब इस x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपने पहले a का इन्वर्स निकालना है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। a का इन्वर्स निकालने का मेथड हम लोग इसे पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में देख चुके हैं। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने इस a मैट्रिक्स का लेना होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2, -2, 3 और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2s are 4 और माइनस के बाद -2 3s are -6। तो यहाँ आंसर आता है 4 + 6 = 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कभी भी डिटर्मिनेंट में अगर 0 आ जाए तो आपने यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना, स्टॉप कर देना। आपने कहना है कि A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब इन्वर्स ही नहीं निकलेगा तो फिर इसका वो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये तो आ गया A का डिटर्मिनेंट। इसके बाद का जो काम है वो ये कि हमने A का एडजॉइंट लेना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता है? ये A मैट्रिक्स मौजूद है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा वो 2 इधर, वैसे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 2 और 2 आपस में जगह चेंज कर लेंगे
और जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा -3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इससे आगे हम देखते हैं कि ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो ए के इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। और जब हम इसको लिखेंगे, एडजॉइंट आ गया 2, 2 -3 और 2, और इसके नीचे ए का डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आई 10, ये लिख दिया। यहां तक हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। इससे आगे अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है मेन, जिसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो ये ज़रा आपको क्लियरली याद रहेगी। इस इक्वेशन में आपने ए इन्वर्स और बी इन दोनों की वैल्यूज डालनी है और उससे आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। नाउ हमें पता है कि x इक्वल है ए इन्वर्स इंटू बी के। ए इन्वर्स हमने ये ऊपर फाइंड किया 2, 2 -3 और 2। इसके साथ बी मैट्रिक्स 4 और 6 हम लिखेंगे और इसके नीचे जो 10 है वो एज इट इज आ जाएगा। इस 10 को यहाँ पे डिवाइड इसलिए नहीं किया ऊपर तमाम एलिमेंट्स से, क्योंकि उस सूरत में ये जो ए इन्वर्स है ये फ्रैक्शंस वाला मैट्रिक्स आ जाता है और उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये वाली रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 4s are 8 प्लस 2 6s are 12। इसके बाद सेकेंड रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3 × 4 -12 और +2 × 6 +12, और इसके नीचे 10 एज इट इज आ रहा है। अब ये आएगा ऊपर 20 नीचे 0 और नीचे डिवाइड कर रहा है इसको 10। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10 है ये ऊपर दोनों जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उन दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड होगा और वहां पे हमें देगा x इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 20/10 और नीचे आएगा 0/10। तो यहाँ पे ऊपर आंसर आता है 2 और नीचे आंसर आता है 0। अब यहाँ पे देखें ये जो x मैट्रिक्स है ये बेसिकली था क्या, ये मैट्रिक्स था XY। उसी मैट्रिक्स को यहाँ पे दोबारा लिखते हैं x और y। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इस मैट्रिक्स की इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। यही मेथड फॉलो होगा आगे जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उन तमाम में बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, 100% यही प्रोसीजर है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है बाद में मैट्रिसेस की और उसके बाद फाइनल आंसर्स आते हैं। तो इससे आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो करवाने की बजाय मैं यहाँ पे बोर्ड पे उनको सॉल्व करके आपको यहाँ पे वीडियो में पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा दूंगा ताकि आपको वो सॉल्व्ड एक की बुक के फॉर्म में आपके पास आ जाएं और वहाँ पे आप मेथड यही फॉलो करें जो यहाँ पे होगा। थैंक यू। पार्ट नंबर 5 हमारे पास जो मौजूद है इसमें इक्वेशंस जो दी हुई हैं जब हम इससे सॉल्व करने लगते हैं तो जब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है 0, और जब a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर इसका आंसर जस्ट ये है कि नो सोल्यूशन।